हेलो गाइस, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस स्टडी पार्टनर यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बेसिकली बात करने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा मुद्दा है ये, क्योंकि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक ये मानी जाती है। अपितु क्या था, जब हमारा देश गुलाम था तो ये ब्रिटेन के लोग या इंग्लिश लोग हमके ऊपर ये कहते थे कि हम लोग आप असभ्य काले भारतीयों को सभ्यता सिखाने आए हैं। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई उसके बाद ये ब्रिटिश लोगों को भारतीयों की रियलिटी पता चली कि जब इनके देश में आदिमानव घूम रहे थे उस समय हमारे देश में एक फलती फूलती सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने विशिष्ट नगर नियोजन के लिए, जल निकासी प्रणाली के लिए। विशिष्ट नगर नियोजन मतलब होता है जिस तरह से वहाँ पे घर बने थे, है ना, और वहाँ पे जिस तरह से पानियों का वितरण था कि भाई आपको पीने का पानी चाहिए तो वहाँ पे प्रॉपर कुआं होगा, आपको आपके जो मलमूत्र का पानी है उसके लिए एक अलग से व्यवस्था की गई थी। तो इन सब चीज़ों के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जानी जाती है। इतिहासकारों में इसके समय को लेकर मतभेद शुरू से रहा है, तो किसी को इसका कंफर्म समय नहीं पता। अब मैंने यहाँ पे कंफर्म समय कैसे लिख दिया, तो इसके लिए आप कह सकते हो कार्बन डेटिंग पद्धति होती है। C14 कार्बन होता है एक, है ना, इसको कहते हैं रेडियोधर्मी कार्बन। तो इससे किरणें निकलती हैं, उस किरणों का अवलोकन करके हम ज्ञात करते हैं कि किस तरह से कितने साल पुराना ये कार्बन रहा होगा, है ना। आप सभी को पता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो कार्बन है। तो इसी तरह से C14 कार्बन के आधार पे हमने वैज्ञानिकों ने ऐसा ज्ञात किया कि लगभग 2250 BC से 1750 BC इसका समय रहा होगा। अबे जो समय लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको रोकना चाहूँगा। आप एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ बीच में आप ये जीरो बना दीजिए। ये जीरो वो समय है जब माना जाता है ईसा मसीह का जन्म होगा। वैसे फैक्चुअली इसको जीरो नहीं माना जाता, इसको 1 माना जाता है ना। जीरो ऐसी कोई डेट नहीं होती। तो यहाँ पे आपने 1 मान लिया। ये 1 क्या है? ये 1 है वो दिन जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसके बाद के समय को आप कहोगे AD, इसको एनो डोमिनी के नाम से आप जानते हो इंग्लिश में। और इसके पहले के समय को आप कहोगे BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना। ऐसा है। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दीजिए, इसको कहेंगे आप ईसा पूर्व, ठीक है, ये सब चीज है। इसको कहेंगे आप ईसा पूर्व और इसको कहेंगे आप ईसवी, है ना। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय और ये है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो इस तरह से बेसिकली चीजों को आप समझ सकते हो। ये होती है टाइम लाइन। तो हम इस टाइम लाइन पे बात कर रहे हैं लगभग 2250 वर्ष पूर्व की, और आज हम 21वीं सदी में चल रहे हैं। तो 2250 यहां तक आने में लग गया और यहां से आने में फिर से उतना ही समय लग गया। तो लगभग हम आज से 5000 साल पुराने इतिहास के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, बेसिकली आज से 5000 साल पुरानी सभ्यता है। आप समझ सकते हो इसके महत्व को, है ना। थोड़ा सा मैं ये साफ कर देता हूँ तो आपको काफ़ी जो है आसानी होगी समझने में। इसके एंड अभी क्लीन कैसे होता है, चलो एनीवे देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम 1902 की। थोड़ा सा और इतिहास को खंगोलते हैं कि भाई इसके पहले भी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला होगा लोगों को। कई बुकों में आपको कांस्य युगीन सभ्यता भी इसका नाम मिल जाएगा। तो कमेंट में वैसा मत बोलिएगा आपकी सर इसका नाम तो कांस्य युगीन भी है। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि यहाँ पे जो है कांस्य का प्रयोग हुआ था सबसे पहले, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहा जाता है। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले एग्जैक्ट सन तो बुकों में नहीं मिलता है, हर बुक में अलग अलग समय मिलता है। मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है 1824। एक व्यक्ति थे, इसका नाम था चार्ल्स मैनर्स, है ना। चार्ल्स मैनर्स ने सबसे पहले देखा कि भाई यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती है। बेसिकली चार्ल्स मैनर्स क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, तो इनको एक गुफा सी दिखी, गुफा के अंदर कुछ ईंटें दिखी। तो भाई चार्ल्स मैनर्स को लगा कि भाई कोई सभ्यता है, कोई पुराने राजा महाराजा की कहानी होगी। तो इन्होंने ASI को लेटर लिखा। ASI मतलब क्या था, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। उस समय एक संस्था होती थी जो आर्कियोलॉजिकल की रिसर्च किया करती थी, है ना। तो ये तो इनके लेटर को ध्यान में दिया नहीं गया। फिर समय थोड़ा सा और आगे जाता है, 1856 के समय आते हैं। ये इस समय क्या था, अंग्रेज रेल लगा रहे थे भारत में, रेल लाइन बना रहे थे। तो ट्रेन की पटरी जब बनती है ना, तो ट्रेन की पटरी कुछ इस तरह की होती है। पटरियों के बीच में आपको गिट्टी डालना पड़ता है ताकि यहाँ पे वाइब्रेशन कम हो और पटरी फैले नहीं, है ना। आपको यहाँ पे बीच में पत्थर या गिट्टी ऐसा कुछ डालना पड़ता है। तो बेसिकली पत्थर और गिट्टी को खोदने के लिए एक जगह पे खुदाई करी गई। तो कुछ लोग जमीन के अंदर गड्ढे में गिर गए। अब लोग जमीन में गड्ढे में गिर गए तो वो लोग डर गए, भाग गए वहां से कि भाई यहाँ क्या हुआ। लेकिन वहां पे एक इंजीनियर थे, इसका नाम था विलियम ब्रेंटन, है ना। उतना इतिहास में पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन याद रख लीजिएगा हल्का फुल्का। 1956 में एक जो है इंजीनियर थे ब्रिटिश, विलियम ब्रेंटन। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ की सभ्यता हो सकती है। फिर उन्होंने लेटर लिखा ASI को। अब फिर उनके से बातों पे ध्यान दिया नहीं गया। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, फिर उनकी बातों पे उतना ध्यान दिया नहीं गया। फिर 1902 के समय में जो लॉर्ड कर्जन थे हमारे देश के वायसराय, उनके द्वारा एक बहुत ही बढ़िया काम किया गया जॉन मार्शल को, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में। इसको ASI नाम से आगे प्रोनाउंसिएशन करूंगा।
तो एएसआई का महानिदेशक बनाया गया, मतलब प्रमुख बनाया गया। तो ये उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। जॉन मार्शल एक बहुत ही दूर विचारधारा का व्यक्ति था, बहुत ही ज्यादा चीजों को नियर बाय ऑब्जर्व किया करता था। तो इस व्यक्ति ने बहुत सारे पुराने खतों को पढ़ा, पुरानी फाइलें उठाई, तो भाई साहब को पता चला कि भाई एक चीज को लेके बहुत सारे लोगों ने लेटर लिखे हैं एएसआई को कि भाई यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती है, भाई यहाँ से सभ्यता हो सकती है। अब इंडियन लोगों के लेटर तो ये व्यक्ति पढ़ता नहीं था, इसको कोई दिलचस्पी नहीं थी भारतीयों में रुचि दिखाने की। लेकिन जब इसने देखा कि एक ब्रिटिश इंजीनियर विलियम ब्रेंटन ने उस बारे में लिखा गया है, चार्ल्स मैनर्स जो उस समय का बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था, उसने इस सभ्यता के बारे में बातचीत करी है। जब जॉन मार्शल को सब चीजें दिखी तो उसके मन में आया कि चलो भाई देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, क्योंकि इतने बड़े लोग अगर इस बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं तो ऐसी थोड़ी ना चाह रहे होंगे, कुछ तो रीजन होगा। तो इसने अपने एक चापलूस, मतलब समझ लीजिए आप चापलूस कह रहा हूं मैं, माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन थोड़ा समझाने में आसानी होती है इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं मैं, दयाराम साहनी को वहां पे भेज दिया कि जा भाई देख के आ जाओ आप कैसा क्या वहां पे स्थिति है। तो वो एक दिन था जब दयाराम साहनी की किस्मत खुल गई और इन्होंने जब खुदाई करी वहां पे, तो ये एक जगह थी पाकिस्तान का, एक बेसिकली गांव था, इसका नाम था हड़प्पा। वहां पे खुदाई करी गई, उत्खनन किया गया और वहां पे ऐसा मान लिया गया कि ये नई सभ्यता है। अब उस सभ्यता का नाम क्या रखे, बड़ी दिक्कत थी। तो जिस गांव में ये खुदाई करी गई थी, गांव देहात में गांव होते हैं ना, आपने देखा होगा, आप भी किसी न किसी गांव से रिलेट हो गए, तो उस गांव के नाम पे हड़प्पा सभ्यता इस बात को कह दिया गया। तो अब यहां से दयाराम साहनी और जॉन मार्शल ये काफी फेमस हो गए, पूरी दुनिया में ये लोग फेमस हो गए। फिर देखा ब्रिटिश ने कि भाई भारत में उनसे भी पुरानी सभ्यता है। जब ब्रिटेन में लोग आदिमानव थे, उसमें भारत में एक फलती फूलती सभ्यता थी, तो काफी जेलसी फील हुई ब्रिटेन को, इंग्लिश लोग को, कि भाई ऐसा क्यों हो गया। जॉन मार्शल तो खुद अपने कई लेटरों में, कई किताबों में ऐसा लिखते हैं कि अगर इस सभ्यता की खोज नहीं हुई होती तो हम लोग बड़े प्राउडली कह सकते थे कि हम काले भारतीयों को सभ्यता सिखाने आए हैं। लेकिन रियलिटी में खोज के बाद से भारत एक नए युग की शुरुआत हो गई, उनका ये कहना था। तो काफी बड़ी बात थी हमारे देश भारत के लिए सब चीजें। और जैसा मैंने बताया आपको, कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि थी इसके बारे में ज्ञात किया गया। अब देखो यहाँ मैंने ऊपर लिखा है 2250 1750 बीसी, ये बेसिकली एनसीईआरटी का है और कई सारी बुकों में आपको ये टाइमलाइन भी मिल जाएगा। तो मैंने दोनों टाइमलाइन यहाँ पे मेंशन कर दी, आपको जो बेहतर लगे। वैसे कंफर्म किसी को नहीं पता है, जो है वो यही है आपके सामने। और वायसराय उस समय का लॉर्ड कर्जन था। वैसे काफी गलतियां लॉर्ड कर्जन ने करी, लेकिन एक काम उसने बहुत अच्छा करा, ये एएसआई वाला। और कांस्युगिन सभ्यता के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब हड़प्पा के कुछ दिनों बाद क्या होता है, एक जगह और होती है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो भी आपको कई किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आप इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करते हो तो इसका मोहनजोदड़ो प्रोनाउंसिएशन निकलता है। तो मैं माफी चाहूंगा अगर मैं यहाँ पे गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं तो जब कुछ दिनों बाद मोहनजोदड़ो में भी खुदाई करी गई तो यहाँ पे भी सभ्यता के प्रमाण मिले। तब ये बात और पुख्ता हो गई और जोर शोर से लोग कहने लगे कि भाई हाँ, यहाँ पे एक सभ्यता थी। और इसके अंतर्गत देखो ना, जो जगह आती थी, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, है ना, ये सारी चीज, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये पूरे के पूरे भाग शामिल थे। आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा मैप देखो आप जब मैप देखोगे ना तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो लेंगी। तो ये सभ्यता थी। ये जो बलूचिस्तान वाला प्रांत है पाकिस्तान का, यहाँ पे भी सभ्यता कुछ हद तक फैली हुई थी। और ये जो 5 नदियों वाला जो क्षेत्र है, पंजाब वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये सभ्यता काफी ज्यादा फली फूली थी। आप यहाँ देख सकते हो, ये रहा आपका हड़प्पा, रहा ये रहा आपका मोहनजोदड़ो, तो काफी दूर दूर पे स्थित है यहाँ पे। और ये हमारा गुजरात, राजस्थान वाली एरिया हमारा ही हो गया। हमारे भारत का बहुत बड़ा एरिया, पश्चिमी यूपी वाले एरिया में ये सब फैला था, है ना। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बनावली वगैरह जैसी महत्वपूर्ण नदी थी। अब यहाँ पे एक रिवर बड़ी डॉट 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 करके है, तो इसको घग्गर रिवर के नाम से यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन किया गया है। अब तो लुप्त हो गई, इसलिए इसको डॉट 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 बना दिया गया है। उस समय जो है ये रही होगी। और एक बड़ी प्रमुख नदी यहाँ पे है, वो है ये सिंध रिवर, इंडस रिवर के नाम से इसको जाना गया है। तो इसको थोड़ा सा याद रखो आप। ये यहाँ पे झेलम है, ये चेनाब है, ये है रावी है। तो इन नदियों के नाम थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। और ये है नदी है सतलज, है ना, सतलज रिवर है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, ये भारत और पाकिस्तान है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको रोक के डिस्कशन करना चाहूँगा। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि पूरे विश्व में देखो, मिस्र में भी उस समय तक के सिविलाइजेशन हो चुका था। मिस्र में भी लोग बाग बस्तियां बनाने लगे थे। लेकिन एक बात आप रियलिटी में जान लो कि मिस्र में उस समय जो लोग रहते थे ना, वो कबीलाई जीवन जीते थे। कबीलाई जीवन मतलब उस समय वो लोग कबीले में थे। और भारत में एक पूरी फलती फूलती सभ्यता थी, एक प्रॉपर नगर नियोजन था। लोग बाग प्रॉपर घर बनाते थे, डबल मंजिला इमारत थी, घर में दरवाजे थे, नालियां थी।
तो एक प्रॉपर सिविलाइजेशन था। मिस्र में जो लोग थे वो इतनी तरह से प्रॉपर सिविलाइजेशन नहीं थे। जो ईंटों का प्रयोग किया गया था, भारत में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। जो मिस्र की सभ्यता थी वहां पे धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो ये सब चीजें हैं, है ना। और ये सबसे सुदूर वाला क्षेत्र आप जो देख रहे हो ना यहाँ पे, देखो कितने दूर पे है ये क्षेत्र जो है ना। ये सब चीजें अभी आपको थोड़े थोड़े देर बाद चीजें समझ में आने लगेगी, काफी अच्छा ये सब चीजें है आपके लिए। अब देखो हम बात करते हैं इसकी इकोनॉमी के बारे में, जो उसकी आर्थिक व्यवस्था इंडस्ट्रियलाइजेशन की। पहला आप थोड़ा सा इतना समझ लो, किसी भी सभ्यता के लिए उसके फूलने फलने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसका इकोनॉमी। इकोनॉमी में वो पैसा कहाँ से कमाएगी वो सभ्यता, वो टैक्स कहाँ से कमाएगी, क्योंकि जब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी तभी वो बहुत सारी चीज़ों को डेवलप कर पाएगी। तो इस सभ्यता की सबसे बेस्ट चीज थी यहाँ की कृषि और यहाँ का व्यापार। व्यापार उस समय इतना चरम पे था कि हम लोग विदेशी व्यापार किया करते थे। अब हमको पता कैसे चला कि हम विदेशी व्यापार करते थे, तो कई विदेशियों की मुद्राएं यहाँ पे मिली। मुद्राएं मतलब पैसे, उस समय जो सिक्के चला करते थे कई जगहों पे मिले हैं। तो हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि उस समय जो है विदेशी व्यापार चलता रहा होगा और काफी उन्नत अवस्था में हमारी कृषि रही होगी। क्योंकि यहाँ पे देखो, आप खुद इधर मैप में आपने देखा कि ये सारी की सारी जो भूमि है ये नदियों के किनारे है कहीं ना कहीं पे। और नदियाँ ये बहुत सारी जो है हिमालय ग्लेशियर से निकली वाली नदियाँ हैं, जो 12 नदियाँ होती हैं। तो काफ़ी अच्छी खेती इस समय हुआ करती थी, आप इस तरह से कह सकते हो। और दूसरे भी कुछ कारण थे। दूसरे कारण ये थे कि जो अन्नागार बनाए गए थे, मतलब आप अनाज को उस समय स्टोर किया जाता था। आप एज्यूम करो, जिस समय जैसे आज हम गोडाउन बनाते हैं, हमारे पास गेहूं होता है, चावल होता है, अन्य दालें होती हैं, तो हम उसको जो है गोडाउन में स्टोर करके रखते हैं ताकि ऐसा समय आए जब खेती वेती ना हो तो हम उस अनाज का उपयोग कर लें। वैसे उस समय होता था। और ये लोग देखो कितने दिमागवर हैं, जो अन्नागार बनाए थे और नदियों के किनारे बनाए थे उन लोगों ने। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि नदियों से चीज़ों को आप आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। नदियों में फ्यूल कम लगता है ना भाई। अब उस समय फ्यूल जैसी कोई चीज़ तो थी नहीं। उस समय था कि भाई बैलगाड़ी से आप चीज़ों को खींचोगे, लेकिन नदियों के माध्यम से काफ़ी अच्छे से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। देखो कितने चालाक थे उस समय ये लोग, है ना। कालीबंगा से कुछ जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं, धौलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिले हुए हैं, बनाविला की मिट्टी के हल्के साक्ष्य मिले हुए हैं। अभी साक्ष्य की क्यों बातें कर रहा हूं मैं आप लोगों से ज़्यादा। देखो ये सभ्यता में हमको कोई ऐसी लिपि नहीं मिली, कोई ऐसी किताब नहीं मिली जिसको पढ़ के हमने ये पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री लिख दी हो। यहाँ पे हमको कहीं कुछ मिल गया, कहीं कुछ मिल गया, कहीं जो है मिट्टी के हल मिल गए, कहीं पे कोई खिलौना मिल गया, कहीं पे कोई मुद्रा मिल गई। तो उसके आधार पे हमने इतिहास लिखा है। और जो उस समय की लिपि थी ना, वो थी किलेदार लिपि। उसको कोई पढ़ ही नहीं पाया यार आज तक के। बहुत सारे इतिहासकारों ने बोला कि हम उसको पढ़ लेंगे, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया। तो जो मेन मुद्दा है ना इस इतिहास को लिखने का, वो यही है। कहीं पे कुछ मिट्टी का घड़ा मिल गया तो उस पर कोई चित्र बने थे, उसके आधार पर बातचीत कर ली। तो ये जो साक्ष्य है बड़े इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। ये काफी बार पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप, है ना। देखो उन्नत कृषि थी उस समय, तो उस समय ट्रैक्टर वैक्टर तो होता नहीं होगा ना, फ्यूल होता होगा। तो उन्नत कृषि थी। तो कृषि कैसे थी, वो इसलिए थी क्योंकि ये लोग पशुपालन बहुत अच्छे तरह से करते होंगे। मैंने कहा ना आपको, यहाँ पे केवल 2 बातें लिखी है, उन्नत कृषि और उन्नत व्यापार। उन्नत नहीं लिखा यहाँ, लेकिन मैं एक शब्द जोड़ दे रहा हूँ, उन्नत व्यापार में यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ। अब ये अर्बन सिविलाइजेशन में जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, जो आपका ट्रेड है, अगर इतना ज्यादा डेवलप स्थिति में है, तो एक ये पूरी चेन सिस्टम में चलता है। अगर आपकी खेती अच्छी है तो उसके पीछे पूरी एक चेन होगी। आप पशुपालन अच्छा करोगे, आपके पास अच्छे अन्नागार होंगे, आपके पास अच्छा बीज होगा, आप कीटनाशक का प्रयोग करना जानते होंगे, तो उसके पीछे बहुत सारी एक सीरीज होती है, लाइन ऑफ द सीरीज होती है कि आप बहुत सारी चीजों को जानते होंगे। आप ऋतुओं के बारे में जानते होंगे, आप बारिश के बारे में जानते होंगे, कब बारिश होगी, कब सूखा पड़ेगा। आप फसलों को बोने का समय जानते हो कि किस समय किस फसलों को बोना है। तो बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है उन्नत कृषि। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया उन्नत कृषि, लेकिन इसके साथ आप उन्नत बहुत सारी चीजें जोड़ लो, है ना। जैसे यहाँ पे पशुपालन जुड़ा हुआ है। तो समझिए, आप थोड़ा सा फील करके पढ़ो यार, हिस्ट्री को फील करके पढ़ोगे, कहानियों के माध्यम से पढ़ोगे तो मजा आएगा, चीजों को आप याद रख पाओगे। अब इस चीज को आप ऐसे पढ़ोगे कि मैं तो एमसीक्यू करके एग्जाम में 100% क्वेश्चन अचीव कर लूंगा, तो वो मजा नहीं है फिर, है ना। भारत के इतिहास को जानो तो सही आप कि इतिहास है क्या, है ना। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि कृषि उत्पादन में और व्यापार में, परिवहन में बड़ा इंपॉर्टेंट था पशुपालन, क्योंकि मैंने बताया उसमें ट्रैक्टर वैक्टर ऐसी कुछ चीज होती नहीं थी। व्यापार में इस तरह से इंपॉर्टेंट था कि भाई आपने जो गाड़ी बनाई है, उस गाड़ी को खींचने के लिए आपको कुछ चाहिए, घोड़ा चाहिए, बेल चाहिए। तो घोड़े का प्रयोग उस समय नहीं होता था, ये लोग जानते नहीं थे ज्यादा घोड़े के बारे में। तो जो कुबड़ वाला बैल हुआ करता था वो चीजों को खींचता था, माल को ढोता था। तो परिवहन में भी वो काम में आता था और कृषि का कार्य भी कुबड़ वाले बैल के माध्यम से किया जाता था। तो पशु जो है ना बड़े भूमिका थे।
कुबड़ वाले बैल का उस समय इतना ज्यादा प्रयोग हुआ जो आपका अर्बन और रूरल जो दोनों एरियाज हैं उन एरियाज में इसका प्रयोग बहुतायत से होने लगा। इसकी महत्व उस समय इतनी बढ़ गई थी कि इसको पूज्य बना दिया गया था। पूजा करते थे उस समय कुबड़ वाले बैल की। जैसे बैल की पूजा हम हिंदू लोग तो आज भी करते हैं, आज भी हम गाय की पूजा करते हैं, बैल की पूजा करते हैं, बहुत सारे और भी जानवर हैं जिनकी हम लोग पूजा करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये उस समय से कल्चर स्टार्ट हुआ था बैल की पूजा करने की, है ना। तो वो आज तक हम करते आए हैं और ऐसा है। इसके अलावा जो है ना भेड़, बकरी, गाय, भैंस, है ना, इन सब गधे, इन सब पशुओं के पालने का और होने का अनुमान है, कोई कंफर्म नहीं कह सकता। देखो मैं एक रियलिटी बताता हूँ आपको, एक ये हार्श रियलिटी है इंडियन हिस्ट्री की। क्योंकि जितने भी इतिहासकार हुए हैं हमारे देश में या फिर विदेश में, जितने भी हुए हैं अभी के समय या पहले, तो इन लोगों ने किसी भी चीज को कंफर्म नहीं कहा। सब चीजों का है अनुमान है, अनुमान अनुमान। ये लोग काफी बहस करते हैं आपस में, कोई कुछ थ्योरी देता है, कोई कुछ थ्योरी देता है, कोई कुछ थ्योरी देता है। तो बहुत अजीब सी चीजें चल रही है। इसके ऊपर रिसर्च जो है ना, अभी आप समझ लो लगभग 600 से 650 जो है ये हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड प्लेसेस खोज लिए गए हैं। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान गवर्नमेंट उतना ध्यान नहीं देती, इंडियन गवर्नमेंट फिर भी ध्यान देती है लेकिन उस स्तर पर चीजों को ध्यान नहीं दे पाती। जैसे मैंने बातचीत करी, एक होता है व्यापार, ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन। तो व्यापार और परिवहन के उद्देश्य से जो है ना नगरों की स्थापना करी गई थी नदियों किनारे। नदियों किनारे बनाने का बेसिकली रूल वही था, जैसा मैंने आपसे अभी बताया मैंने आपको, कि ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है नदियों किनारे से। आप जहाज का प्रयोग कर सकते हो, आप नाव का प्रयोग कर सकते हो, ये सब चीज है। और लोथल बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है यहाँ पे। अभी थोड़ा सा मैं आपको मैप के माध्यम समझाऊंगा लोथल वगैरह, जब इंपॉर्टेंट प्लेसेस पढ़ाऊंगा मैं आपको, पर्सपेक्टिव्स वगैरह पढ़ाऊंगा, तो ये सब चीज़ आपको समझ में आएगी लोथल कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या है। लेकिन आप ऐसा समझ लो, गुजरात जो है ना मेरे भाई, आज भी देश में व्यापार के लिए जाना जाता है। अधिकतर जो व्यापारी है गुजरात से हमारे, और आज से नहीं, आज से 5000 साल पहले भी जो व्यापारी हुए हैं वो गुजरात से हुए हैं। मतलब ये समझ लो आप, लोथल गुजरात की जगह है, यहाँ पे बंदरगाह है और यहाँ पे ही विदेशी व्यापार हुआ करता था। लोथल एक ऐसी जगह है जिसको चारों ओर से बाउंड्री से कवर किया गया था मेरे भाई, बाउंड्री से कवर किया गया था। मतलब लोथल में विदेशी व्यापार होता था। इतना पैसा था उस समय लोथल में कि उसको बाउंड्री से कवर अप करना पड़ गया था आजू बाजू से। आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो। और मैं ये बातें क्यों बोल पा रहा हूँ, मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे विदेशी मुद्रा मिली हुई है, फारस की मुद्रा मिली हुई है, विशाल नाव की आकृति मिली हुई है, और जो मुहरे यहाँ पे मिली, मुहरे मतलब समझते हो सील, थप्पा लगाते ना, थप्पा आप क्या होता है, जो पोस्ट ऑफिस आते हो तो पोस्ट ऑफिस में आज भी थप्पा लगाया जाता है, सील लगाई जाती है, तो वो सील होती है, वो होती है मुहरे। तो मुहरों पे विशाल नावों की आकृति बनी है। इसका मतलब ये है कि ये सभ्यता के लोग नाव को बनाना जानते थे, है ना। और बहुत सारे बैलगाड़ी के खिलौने मिले हुए, इसका मतलब बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। तो इतना आप अंदाजा लगा सकते हो कि भैया अगर ये लोग समुद्री व्यापार कर ले रहे हैं, अगर ये लोग नाव बना ले रहे हैं, तो उस समय जो ट्रांसपोर्टेशन था ना वो उन्नत अवस्था में था। मतलब परिवहन, हिंदी वाले बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है परिवहन, तो वो उन्नत अवस्था में था, ठीक है। और चौड़ी सड़कों का निर्माण किया गया था जो परिवहन के उद्देश्य से ही किया गया होगा बेसिकली, कि भाई दो गाड़ी आपस में आ जा सके, ऐसी चीजें हैं। और इनकी जो सड़कें हुआ करती थी ना वो 90 डिग्री पे हुआ करती थी, इस तरह से चौकोर पे काटा करती थी। तो आप आज दिल्ली की सड़कें जाके देखो मेरे भाई, वो सांप सीढ़ी से भी ज्यादा खतरनाक है, इतनी ज्यादा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन उस समय इतनी उन्नत व्यवस्था थी कि सड़कें प्रॉपर 90 डिग्री पे काटा करती थी, इस तरह से। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो। इसलिए कहते हैं इसको विशिष्ट नगर नियोजन, है ना। ऐसा नगर नियोजन आज नहीं हमारे देश का, हमको तो सीखना चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों से कि किस तरह से नगर नियोजन किया जाता है, किस तरह से प्लानिंग की जाती है किसी भी सिटी की। वैसे अब हम काम कर रहे हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट प्रयासरत है कि अब जो सिटियों का निर्माण किया जाए वो पहले ही प्लान से किया जाए, है ना। ऐसा चीज है। अब यहाँ पे एक वर्ड प्रयोग किया गया, आंतरिक और बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार मतलब ये गोला बना दिया मैंने, गोले के माध्यम से चीजें समझना बहुत आसान हो जाता है। ये गोला है, इसको समझ लो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये गोला है, इसके अंदर कुछ व्यापार हो रहा है। ये आपस में ही दो लोग व्यापार कर रहे हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कर रहे हैं, दूसरी चीजें को दूसरी तरीके से व्यापार कर रहे हैं। क्योंकि इस समय दोनों ही व्यापार प्रचलन में थे, वस्तु विनिमय भी प्रचलन में था और मुद्रा से भी प्रचलन में था, तो दोनों चीजें चला करती थी। तो ये हो रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर का व्यापार, आंतरिक व्यापार, वो भी उन्नत अवस्था में था। लोगों को समझती थी चीजें, पूरी तरह से मंडी लगती थी, और ऐसा प्रॉपर में आज ट्रेडिंग सिस्टम होता है वैसा ट्रेडिंग सिस्टम उस समय था। आप एग्जाम से जो है कंपेयर मत करने लग जाना कि जैसी मंडियां आज होती है वैसी उस समय मंडियां हुई होती होगी। वो मैं ऋतिक रोशन की मूवी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आप जस्ट एन एग्जाम्पल लगा सकते हो। क्योंकि देखो सच किसी को नहीं पता, ना आपको पता, ना मेरे को पता, ना इंडियन हिस्टोरिकल
लोगों को पता, किसी को सच नहीं पता, बट थोड़ा सा माइंड में इमेज बना लो ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो आप लिख पाओ। मेंस में अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो आप लिख पाओ चीज़ों को बेसिकली। तो मन में आप एज्यूम कर सकते हो कि हाँ भाई इस तरह से व्यापार होता होगा, इस तरह से बहुत सारे लोग आपस में बैठते हो। तो ये हुआ आंतरिक व्यापार। बाह्य व्यापार की बात करें तो ये कोई दूसरा देश है, ये कोई फारस वारस है, यहाँ के लोग हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, या फिर यहाँ के लोग यहाँ पे जा रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। तो इस तरह होता है बाह्य व्यापार। तो दोनों व्यापार जो है ना उन्नत अवस्था में थे इस समय, मतलब काफी ज्यादा पैसा वैसा कमाते थे। और ये व्यापार कहाँ कहाँ से होता था? ये होता था मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट वाले क्षेत्र में, फारस की खाड़ी, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, मिस्र, इन सब के साथ इनके व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। और ये बात बोल कैसे रहा हूं मैं, इतिहासकार बोल रहे तो कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको लोथल से बहुत सारी मुहरें प्राप्त हुई हैं, इसके आधार पर सब बातें कही गई है इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, और चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फोटोज आप देख सकते हो, आपकी सहायता के लिए मैंने इसको बनाई गई। आप ये थोड़ा सा देख सकते हो, खिलौना है, तो इसमें ये कुबड़ वाले बैल के जैसे कुछ आकृति दिख रही है ना। अब इसको घोड़ा मत बोल देना आपने, क्योंकि देखो भैया सिंग निकले पड़े, तो घोड़ा नहीं है। और दिल्ली म्यूजियम अगर आप जाओगे तो ये सेम कलाकृति आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इंदौर म्यूजियम चले जाओ या दिल्ली म्यूजियम चले जाओ आप, तो आपको ये चीज़ें बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। ओरिजिनल आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। अगर आपको और ज़्यादा दिलचस्पी हो तो आप एडजस्ट प्लेसेस भी जा सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा आइज्यूम कर लिया कि भाई यहाँ से रस्सी बंदी होती होंगी इस तरह से, और ये जो भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति घोड़ा गाड़ी को चलाया करता होगा, बैलगाड़ी को चलाया करता होगा, माफ़ कीजिएगा, है ना। और ये इस तरह से माना गया कि यहाँ पे एक रस्सी बंदी होगी इस तरह से, और ये इसको चलाया करता होगा, और ये कुछ बेचने के लिए ले जा रहा होगा, है ना। ये कोई व्यापारी होगा, कोई बिजनेसमैन होगा जो इस तरह से व्यापार कर रहा होगा उस समय, ऐसा माना गया। तो कितनी प्यारी सी कलाकृति है। तो चीज़ों के माध्यम से भी आप इसको याद रखो। अब थोड़ा सा हम रिलीजियस लाइफ के बारे में बात करते हैं। देखो भाई, किसी भी चीज़ के लिए धर्म जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। धर्म आपके लिए और हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई मुस्लिम होगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा, लेकिन धर्म जो है ना किसी भी देश के लिए एक बेसिक आधार रहा है, एक आस्था का साधन। हम पैदा हुए तो हुए क्यों, हम मरेंगे तो हम जाते कहाँ हैं, ये सवाल शुरू से इतिहास में रहा है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सवाल इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों ने पूछा, ये मैं बेसिकली आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें उस समय भी थी, ठीक है। लेकिन एक चीज आप ये समझो कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे बड़ी संख्या में स्त्री मूर्तियों और मुहरों का प्रयोग हुआ है, और उसके ऊपर बहुत सारी नारियों की आकृति अंकित है। मतलब कि भाई ये कोई मुहर है ना, इस तरह की मुहर रहती थी उस समय, चौकोर शेप की मुहर रहा करती थी, तो इसके ऊपर जो है ना नारी की जो है आकृति अंकित रहती थी यहाँ पे। अब नारी की आकृति अंकित रहना, बहुत सारे मटके वटके जो है उसके ऊपर एक महिला की तस्वीर जो है उकेरी हुई होना, तो ये सब चीज को कहा गया कि ये जो है ना ये है मातृ देवी। अब बहुत सारे लोग इसको अलग अलग मानते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या इसमें दिक्कत है, क्या चीजें हैं। अब देखो, भारतीय इतिहासकार जो है ना इसने उनको अलग नाम दिया गया, और जो विदेशी इतिहासकार है उनने इसको अलग नाम लिया गया। लेकिन कंक्लूजन फाइनली ये रहा कि इसको मातृ देवी माना जाए। मातृ देवी मतलब क्या, अगर आप फसल बो रहे हो तो फसल उग रही है, ये उग रही है किसकी कृपा से, ये मातृ देवी का की वजह से उग रही है। मतलब भूमि को देवी माना गया है यहाँ पे, जिसकी वजह से बीज एक फल बन रहा है ना, ऐसा हुआ है। और इसी के कारण एक मूर्ति ऐसी दिखाई गई है जिसके गर्भ से पौधा निकला हुआ है ना। तो इसको आप कह सकते हो मातृ देवी, है ना। आप अच्छे से अंडरस्टूड कर पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। और ऐसा है, अब मोहनजोदड़ो से मुहरें मिली है कुछ, और उस पर एक मुहर ऐसी मिली है जिसपे एक योगी पद्मासन की मुद्रा पे बैठा हुआ है ना। उसकी दाई ओर चीता है ना, और हाथी बाई और गेंडा है, भैंसा अंकित है। तो भारतीय इतिहासकारों के द्वारा इसको भगवान शिव मान लिया गया था उस समय, तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में मुद्दा आया था। लेकिन फिर इसको सबके बीच सहमति बनी और इसको पशुपति मान लिया गया, रुद्र देवता मान लिया गया। पता है यहाँ पर स्वास्तिक का भी निशान मिला हुआ है ना, अभी आपको तस्वीरों में देखने को मिलेगा। तो अब याद रखिएगा, आप अगर थोड़ा सा बड़े एग्जाम में अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी उस समय, भगवान शिव मान लिया गया था इसको भारतीय इतिहासकारों के द्वारा कि भाई वो लोग शिव की आराधना करते हैं। मैंने कहा ना, धर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ो, आप लगे तो जियो पॉलिटिक्स पढ़ो, बट धर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उस समय धर्म बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एक यहाँ पे बड़ी सुंदर इमारत मानी गई है, इस सभ्यता की सबसे सुंदर इमारत, वो था विशाल स्नानागार। और ये विशाल स्नानागार कहाँ से मिला हुआ है, ये मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से। तो ऐसा माना जाता था कि ये विशाल स्नानागार जो है ना, इस सभ्यता की सबसे बड़ी स्मारक भी थी वो, और इस सभ्यता की सबसे सुंदर स्मारक भी थी।
तो ऐसा माना गया कि ये जो है ना धार्मिक अनुष्ठानों और सूर्य पूजा में इसका प्रयोग होता रहा होगा कि भाई जब भी आपको कोई पूजा पाठ करना है, जब भी आपको सूर्य पूजा करना है तो इसका प्रयोग कर लो, सारे के सारे लोग जितने भी हैं उस शहर के वहाँ पे एकत्रित हो जाएं और अपनी पूजा आराधना करें, है ना। और उस समय बहुत ज़्यादा चलते थे ताबीज, जादू टोना, अंधविश्वास, बलि प्रथा, ये सब चीज़ें भी उस समय चला करती थी। इनका अनुमान लगाया गया कि बलि प्रथा भी उस समय होती होगी। अब बलि प्रथा मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ व्यक्ति की बलि की, है ना, किसी पशु की बलि की तो बात हो जाती है बलि प्रथा में, लेकिन यहाँ पे स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ किसी जीवित व्यक्ति की बलि देना, तो ये उस समय चला करता था क्योंकि धार्मिक अंधविश्वास था उस समय। ठीक है, और एक बात समझ लो, मैं आपको फाइनली बोल दे रहा हूँ, आगे नहीं बोलूंगा मैं। इस सभ्यता में जितनी भी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें मैंने उठाई हुई है एनसीईआरटी से, है ना, एनसीईआरटी से। सो दैट आप ये समझ लो कि कुछ भी चीज़ कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि आने वाले 6 महीनों में, आने वाले 1 साल में कोई रिसर्च हो जाए और इस बात को जो है बुरा करार दिया जाए कि भाई ऐसा नहीं होता था, ऐसा होता था। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो अगर आप किसी बड़े एग्जाम को पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा करंट अफेयर में आप पढ़ते रहते हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी जो है ना यूनेस्को ने भी इसको वर्ल्ड हेरिटेज के साइड में शामिल कर दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती है इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में, तो आप ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, ऐसा है। अब हम बात करते हैं जो है कालीबंगा जो अग्निकुंड का साक्ष्य मिला हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है कि अग्नि और स्वास्तिक की यहाँ पे मतलब आकृति मिली है। अग्नि स्वास्तिक चिन्ह पता है ना कैसा होता है स्वास्तिक का चिन्ह, ये इस तरह का चिन्ह है ना, शायद मैं अभी बनाना भूल गया हूँ, है ना, ये इस तरह का चिन्ह होता है स्वास्तिक का, शायद उल्टा बना दिया मैंने, आई डोंट नो। तो ये होता है स्वास्तिक का चिन्ह, तो ये बना हुआ मिला है वहाँ पे, तो इसके आधार पे कह दिया गया था कि भगवान शिव की ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शवाधान कैसे किया जाता था इस समय। देखो, शवाधान के लिए पहली बात थी पूर्ण शवाधान, कि भाई पूरे शरीर को जमीन के अंदर दफना दिया जाए, ये सबसे प्रचलित तरीका था। अब ऐसा नहीं था कि केवल व्यक्ति को दफनाया जाता था, व्यक्ति के साथ व्यक्ति की पसंदीदा चीज़ें, उसके पसंदीदा वस्त्र, उसकी पसंदीदा भोजन, ये सब चीज़ों, उसके पसंदीदा खिलौने, है ना, ये सब चीज़ों को भी उसके साथ ही दफना दिया जाता था। और एक होता था आंशिक शवाधान, मतलब शरीर के कुछ भागों को नष्ट होने के बाद दफना देना। इसका बेसिकली मतलब ये होता था अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो उसको खुले स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया जाता था। तो चील कौवे जब तक उसको खा लेते थे, नोच लेते थे, और उसके साथ भी उसका पसंद का सामान छोड़ दिया जाता था। फिर उसके जो बचे कुचे भाग थे, बचे कुचे भाग को दफना दिया जाता था। तो ये चीज भी यहाँ पे प्रचलन में थी। और तीसरा था कलश शवाधान, कि भाई शव को जला दिया जाए और जलाने के बाद जो भी उसकी राख बचती है उसको कलश में रख के उसको दफना दिया जाए, है ना। तो ये बेसिकली 3 चीज माफ कीजिएगा, ये 3 चीज फेमस हुआ करती थी उस समय शवाधान के लिए। आगे चलते हैं। तो ये वो दृश्य था जो आप देख सकते हो, मोहनजोदड़ो का दृश्य है ये, और ये है विशाल स्नानागार। इस सभ्यता की सबसे सुंदर इमारत, अगर आप एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मुझसे आप लिख के ले लो अगर आता भी है यहाँ से। तुम सबसे प्रसिद्ध जो इमारत है वो है विशाल स्नानागार, और इसी का प्रयोग होता था धार्मिक अनुष्ठानों में और सूर्य पूजा में। थोड़ा सा याद रख लीजिएगा आप, है ना, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। और ये इस तरह की मुद्राएं मिली थी उस समय। अब आप एक चीज सोचोगे कि सिक्के गोल क्यों नहीं मिल रहे। मैं एक बात बताऊं, इन लोगों को गोल आकृति बनाना ही नहीं आता था। गोल आकृति हो गई, जो आर्च वाली आकृति हो गई, आर्च मतलब मंदिरों जो है मस्जिदों के गुम्मत आप देखते हो ना इस तरह के आर्च वाले, इनको ऐसी आकृति बनाने में रुचि ही नहीं थी। ये लोग हमेशा चौकोन और इस तरह के आयात और स्क्वायर वाली चीजें ही बनाया करते थे ये लोग। वैसे गोल वोल और गुम्मत वाली चीजें पसंद ही नहीं थी इन लोगों को। तो ये देख सकते हो आप कुबड़ वाले बैल की कितनी बड़ी भूमिका थी उस समय, कि इनको सिक्कों के ऊपर उतारा जा रहा था ना। और ये चीज़ है, आपने मूवी देखी होंगी मोहनजोदाड़ो, देख लिया करो यार, ऐसी मूवी काफ़ी अच्छी मूवी होती है, काफ़ी कुछ भारतीय इतिहास के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। तो ये एक सींग वाला गेंडा यहाँ पे इसको दर्शाया गया है इसको, है ना। अब मृग बताया गया है मूवी में तो इसको, लेकिन रियलिटी में इसको एक सींग वाला गेंडा कहा गया है ना। तो अलग अलग सिद्धांतों में अलग अलग चीज़ें देखने सुनने को मिलती हैं। और ये रहा वो स्वास्तिक का निशान, है ना, ये सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ चलते हैं। तो ये कुछ मुहर है आपके सामने जो आ रही है, इस मुहरों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो कितनी सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेगी। सबसे पहली बात तो ये कला और संस्कृति में ये लोग बहुत ज़्यादा विद्वान थे। ये लोग कलाकृति जानते थे कि किस तरह से जो है पत्थर को उकेर के चीज़ें को बनाई जाती है। और आप देखिए ये व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है इसको, ये व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है इसको, तो इसको मान लिएगा कि भाई भगवान शिव का अवतार है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। ऐसी चीज़ें हैं। और इस तरह के जो है मिट्टी के बर्तन मिले हुए जिसके ऊपर बहुत सारी आकृति अंकित हैं, जिसके आधार पे हमने इतिहास बनाया, भारतीय इतिहास लिखा गया। तो ऐसी चीज़ें आप खुद सोचिए, आप एएसआई के लोगों ने कितने अच्छे से इन सब चीज़ों को खोदा होगा ज़मीन से, कितने प्यार से, क्योंकि मिट्टी के बर्तन है यार, इनको ज़मीन के अंदर से निकालना बड़ा मुश्किल होता है।
तो कितनी मेहनत से सब चीज़ें लिखी गई है आपके इतिहास के लिए, तो थोड़ा जानो चीज़ों को, और थोड़ा सा ये मैप के माध्यम से आप चीज़ों को थोड़ा सा समझ लो। मैं यहाँ पे अब बात करने वाले हैं पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। जो इंपॉर्टेंट एरिया थे वो कौन से थे? वो थे सिंध, पंजाब और घग्गर रिवर वाला एरिया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आज भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रहा ये इंडस रिवर वाला ये जो एरिया रहा अपना, है ना, और ये रहा घग्गर रिवर वाला एरिया, ये थोड़ा सा सूख गया है ना। तो पंजाब एक बहुत बड़ा एरिया है, ऐसा नहीं कि पंजाब छोटा है। पंजाब आज छोटा हो गया यार, पंजाब बहुत बड़ा रहा है ना। जब रणजीत सिंह की रियासत थी तो अफगानिस्तान हमारे अंदर आता था, वो पंजाब का भाग था, तो पंजाब बहुत बड़ा रहा है उस समय से। तो पंजाब, है ना, छोटा मोटा नहीं है पंजाब, पंजाब बहुत बड़ा एरिया है, 5 नदियों की भूमि, ये रहा पंजाब, है ना आपका। और इसमें कौन सी है? सिंध, पंजाब और घग्गर रिवर। हाँ, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पे रीजन्स रहे हुए हैं, क्योंकि ये 3 रीजन्स आज बड़े इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आसानी होती है आपको ट्रेड करने में, व्यापार करने में। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट एरिया थे यहाँ के। और कुछ इंपॉर्टेंट इनकी टाउन प्लानिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं कि भाई घर बनाते तो घर कैसे बनाते थे ये लोग। तो एक होता था इसका सीडल, है ना, अभी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन देख लेना आपने क्या है इसका, लेकिन सीडल निकलता है इसका, थोड़ा स्पेनिश लैंग्वेज है तो सीडल प्रोनाउंसिएशन निकलेगा इसका। और एक था लोअर टाउन, 2 भाग में डिवाइड होते थे, और एक जगह थी यहाँ पे जो 3 भाग में डिवाइड थी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा कि भाई 3 भाग में कौन सा डिवाइडेड थी। एक ही सिटी थी जो 3 भाग में डिवाइड थी, बाकी जो बहुत सारी सिटी थी इसकी 2 भाग में डिवाइड थी। देखो, सीडल मतलब होता था रिहायशी मकान। जो अमीर लोग होते, जो नेता टाइप लोग होते हैं ना, बड़े लोग जो फॉर्च्यूनर और रोल्स रॉयल्स जैसी गाड़ी लेके घूमते हैं, वो होते हैं, वो रहते थे सीडल में, बड़े लोग ऊपर रहते थे। और ये अपितु ऊपर बनाया जाता था लोअर टाउन के। लोअर टाउन में आम नागरिक रहा करते थे, जो व्यापार करते थे, जो लोग काम कार करते थे, वो लोग लोअर टाउन में रहा करते थे। ऐसा था, बहुत ज़्यादा विकसित नगर नियोजन था इनका, मतलब सीडल काफ़ी ज़्यादा बड़े बने थे, रिहायशी मकान थे, बड़े मकान थे, लोअर टाउन छोटे मकान थे, है ना। इस तरह से आप समझ सकते हो। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इस तरह 90 डिग्री के एंगल पे जो सड़कें थी, ये सब चीज़ें हैं। और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना है, सबसे सुंदर संरचना भी जिसको आप कह सकते हो, है ना, सबसे बड़ी संरचना है वो है अनाज रखने का कोठार, इसको आप अन्नागार कह सकते हो। सबसे बड़ी संरचना है। और सबसे सुंदर संरचना पीछे आपने देख ही लिया है, वो है विशाल स्नानागार। ठीक है, अब बात मैं यहाँ पे कर रहा था, धोलावीरा जो है ना, धोलावीरा यहाँ पे एक अपवाद है। ठीक है, यहाँ पे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। मैं बोल रहा था ना कि 3 पार्ट में भी डिवाइड किया गया, एक अपवाद है। एक्सपेक्शन इज ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस इज ऑलवेज देयर। ठीक है, तो वो है धोलावीरा। यहाँ पे 3 भागों में इसको तोड़ा गया था। एक बीच का भाग इसमें और था, एक था सीडल, एक था इसको मध्यमा कहा गया, और तीसरा तो लोअर टाउन था ही, है ना। तो इसको आप मिडिवल भी कह सकते हो, सीडल, मिडिवल और लोअर टाउन। मिडिवल यहाँ पे व्यापारियों के रहने के लिए स्पेशली बनाया गया था। चौहद्रो के बारे में बात करें तो चौहद्रो में सीडल नहीं था। यहाँ पे जो बड़े नेता लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, उन लोग के रहने के लिए जगह नहीं थे। पुजारी हुआ, जो उनका मुख्य नेता हुआ, वो लोग रहा करते थे सीडल में। ऐसा चीज है इसकी। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जाल पद्धति पे, ग्रिड सिस्टम पे आधारित है। ये चीज को समझने के लिए थोड़ा सा रहने दो, आप इसको थोड़ी देर रुक के रखो अपने आप को, थोड़ी देर बाद में आपको समझाता हूँ ग्रिड सिस्टम मतलब क्या होता है ना। देखो, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का इस्तेमाल हुआ था, और ये ईंटें पकी हुई ईंटें थी, ये आप ध्यान रखिए, हमने बात करी। और मिस्र में जो ईंटों का प्रयोग हुआ था, वो धूप में सूखी ईंटों का प्रयोग हुआ था। कई लोग बोलते हैं कि भाई मिस्र में भी हमारी सभ्यता थी, ये थी, होती। बताओ मिस्र वालों को जाके कि हमारे देश में पकी ईंटों का प्रयोग हुआ था उस समय, जब आपके यहाँ पे जो है धूप में सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो ये चीज़ें कह सकते हो आप, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कालीबंगा में सब घर के अपने अपने कुएं हुआ करते थे, जिन कुओं से उनको पानी मिलता था पीने का, और कुएं का प्रयोग करते थे लोग कूड़ा डालने के लिए भी, है ना। ये सब चीज़ है। प्रॉपर नालियाँ बनी हुई थी, जिसके अंतर्गत घर का जो निकासी का पानी होता था वो सब रहता था, और नालियाँ प्रॉपर ढकी होती थी पत्थर और ईंटों से। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मैं आगे का पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए आप, ग्रिड सिस्टम क्या होता है। देखो, ये होता है ग्रिड सिस्टम। एक घर प्रॉपर यहाँ बना, एक घर प्रॉपर यहाँ बना, एक घर प्रॉपर यहाँ, प्रॉपर यहाँ, प्रॉपर यहाँ, इसको कहते हैं कॉलोनाइज तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाना। ये होता है ग्रिड सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रॉपर। अब यहाँ पे प्रॉपर नालियाँ दी गई है, अब मैं आपको समझा तो नहीं पाऊंगा। और ये होता था सीडल, जो ऊंचे इलाके में बना दिया जाता था, और ये होता था लोअर टाउन, है ना। तो इस तरह से आप इसको डिकोड कर सकते हो। और कुछ फोटोज है मेरे पास। हाँ, देखो, ये इस तरह की नालियाँ हुआ करती थी मेरे भाई, और इसको मोहरी से ढक दिया जाता था ऊपर। अब यहाँ तो ढकी हुई नहीं है, लेकिन इनको ढक दिया जाता था। और इस तरह से कुएं हुआ करते थे। 2 तरह से प्रयोग में लाया जाता था कुएं को। कुछ कुएं ऐसे होते थे जिनसे पानी निकलता था, तो उनको पीने के पानी के लिए प्रयोग किया जाता था। और कुछ कुएं ऐसे होते थे
जिनके अंतर्गत कचरा डाला जाता था। तो इस तरह की बातचीत थी। और ये देख सकते हो प्रॉपर नालियाँ हैं, प्रॉपर सारी चीज़ है, और ये रहा ग्रिड सिस्टम, प्रॉपर तरह से नगर नियोजन है। भाई अब खंडर ही बचेगा ना, 5000 साल पुरानी संरचना है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे से घर मिलेंगे, ताजमहल जैसी इमारतें मिलेगी। आपको ऐसी ही चीज़ें मिलना है, क्योंकि बहुत पुरानी सभ्यता है। तो पता चल गई तो चल गई, पता नहीं तो पता भी नहीं चलती। खुद देखो कितनी बेहतरीन चीज़ें हमारी भारतीय संस्कृति के लिए, सब चीज़ों को, है ना। और अगर यहाँ तक कि आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने चाहने वाले अपने दोस्तों के साथ। काफ़ी मेहनत लगती है सब चीज़ों को बनाने में, आपको समझाने में। और ये सब चीज़ों को मैं पेड कोर्स के रूप में भी डाल सकता था, क्योंकि आपको खुद ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ रहा होगा काफ़ी मेहनत इन सब चीज़ों के पीछे, काफ़ी रिसर्च है, और हमारा भी प्रयास रहता है। बट मैं आपको फ्री अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो आप भी आपका सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए इसको, और पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा सारा का सारा। तो मेक श्योर यू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल दीपक ओमकार ऑफिशियल, सो दैट वी विल मीट सून। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, नाइस टू मीट यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।